अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। मैं हूं आपका होस्ट आगा ज़ुबैर ख़ान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किसी भी माशरे को तरक्की याफ्ता माशरा बनाने के लिए या फिर उसको रियासत बनाने के लिए उधर सोशल ऑर्डर कायम करने की ज़रूरत होती है और सोशल ऑर्डर कायम करने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर कवानीन बनाए जाते हैं कि ताकि ताकतवर से कमज़ोर को महफूज रखा जा सके, वहाँ पर आम शहरियों के लिए हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़ भी रियासत फ़राहम करती है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में भी बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो कि पाकिस्तान के शहरियों के लिए वो बनाए गए हैं और प्रोवाइड किए गए हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको पाकिस्तान में मौजूद बेसिक फंडामेंटल राइट्स की आगाही फराहम करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने लीगल एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में आपको तफसीली तौर पर आगाह किया जाए कि आपके हकूक़ हैं क्या। अगर आपकी इस मामले में कोई भी क्वेरी हो या कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप प्रोग्राम का लाइव हिस्सा बन सकते हैं और कॉल करके अपने सवाल का जवाब भी हासिल कर सकते हैं। तो प्रोग्राम को बाकायदा चलाने से पहले मैं आपको तारीफ़ कराऊंगा आज के हमारे ख़ास मेहमानों के साथ। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद हैं आज़म लगारी साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। हमारे साथ मौजूद हैं आला इमरान साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, और ज़ुहैब चीमा साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। तो ज़ुहैब साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आईने पाकिस्तान में कैसे कैसे और क्या क्या फंडामेंटल राइट्स आम शहरियों के लिए डिफ़ाइन किए गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैर साहब, आईने पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, उसके इंट्रोडक्टरी के बाद जो पहला चैप्टर है वो है ही फंडामेंटल राइट्स का है। जैसे आर्टिकल 8 टू आर्टिकल 28 आपके फंडामेंटल राइट्स को डील करता है जी। उसमें आपके जो बेसिक राइट्स हैं, जिनको आप ह्यूमन राइट्स भी कह सकते हैं, लेकिन जो वर्ड वहाँ पे यूज़ है वो फंडामेंटल राइट्स का मौजूद है। तो बेसिक जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तमाम वहाँ पे एक डिटेल के साथ एक समराइज तरीके से वहाँ बयान कर दिए गए हैं, जिनमें आपका राइट ऑफ स्पीच आ जाता है, राइट ऑफ आपका फ्रीडम जो है मूवमेंट आ जाती है। इस तरह डिफरेंट राइट्स हैं वहाँ पे जो तमाम जो है वो बयान कर दिए गए हैं। ठीक, जिनमें राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी है, अगेंस्ट स्लेवरी भी है, अगेंस्ट फोर्स लेबर भी है। ये तमाम चीज़ें वहाँ पे समराइज तरीके से बयान कर दी गई हैं। ठीक, और लगारी साहब ये बताइएगा कि जब किसी भी शख्स का जो शहरी है पाकिस्तान का, वो कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है, तो उसका जब कोई राइट जो कि फंडामेंटल राइट डिफ़ाइन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जब वो इन्फ्रिंज होते हैं तो वो उसके लिए कौन सी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है? जी देखिए, जिस तरह अभी चीमा साहब ने बात की कि आर्टिकल 8 टू 28 जो आईने पाकिस्तान के हैं वो फंडामेंटल राइट के साथ डील करते हैं, तो बाकी जितने भी कवानीन बनाए गए हैं फंडामेंटल राइट्स के हवाले से वो आर्टिकल 8 टू 28 को मद्देनजर रखते हुए बनाए। अब मैं मिसाल के तौर पे, जिस तरह अब बात है डिग्निटी ऑफ अ मैन, इस हवाले से डेफामेशन के हमारे कवानीन मौजूद हैं और बड़े सख्त कवानीन हैं जो शायद आम लोगों को इतना बेहतर तरीके से नहीं पता। इसमें सर मुख्तलिफ अदालतें हैं। सबसे जो मोस्ट बेसिक चीज़ जो है कि अगर आपने अपनी कोई फंडामेंटल राइट इम्पोज कराना है जहाँ पे आपका इन्फ्रिंज हो रहा है, वो मोस्ट इमीडिएट रेमेडी अगर आप बात करें तो वो रिट की सूरत में हमारे पास मौजूद है। इसके अलावा जिस तरह अभी आर्टिकल 8 टू 28 की मैंने बात की आईने पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह अभी चीमा साहब ने भी जिक्र किया कि स्लेवरी के खिलाफ भी कवानीन मौजूद हैं, इनवॉलेबिलिटी ऑफ डिग्निटी ऑफ अ मैन के हवाले से मैंने बात की, कानून डेफामेशन के कवानीन मौजूद हैं। इसके साथ जो है आपके जो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो है रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट जो वो भी मौजूद है। तो इसके लिए सर मुख्तलिफ अदालतें हैं पूरे मुल्क में, जिस तरह हर किस्म का आपका जिस किस्म का राइट है उसके आगे फिर पर्टिकुलर वो लॉ है और पर्टिकुलर अदालत है जिस पे जो आपका राइट प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पर हम अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 8 है, जहाँ से ये राइट्स शुरू होते हैं, वो पहला आर्टिकल ही ये कहता है कि जो आगे राइट्स बताए गए हैं अगर उनके बरखिलाफ कोई कानून पाकिस्तान में बनेगा तो वो नल एंड वाइड होगा, वो कानून बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो जब हम बात करते हैं फोर्स लेबर की, जी, तो हम देखते हैं कि मतलब पाकिस्तान में बच्चों से जो है वो लेबर करवाई जाती है, मुलाजमत करवाई जाती है, माँ बाप बच्चों को छोड़ जाते हैं घरों में या किसी दुकानों में। तो इस लिहाज से आइन पाकिस्तान क्या कहता है? देखें, जिस तरह इसका जो आर्टिकल 12 है गालिबन जो इसके साथ डील करता है स्लेवरी और फोर्स लेबर के हवाले से,
देखिए वो ये कहता है कि कोई भी 14 साल से कम उम्र बच्चा, चाहे उसको उसके वालिदैन आपके पास लेके आए हैं और आप उससे कोई ऐसा काम कराते हैं जो हैजर्डियस है, जो उसके लिए खतरा है, मिसाल के तौर पर जी वो फैक्ट्री में काम करता है, उसका कोई हाथ डैमेज हो सकता है, उसकी सेहत पे असर पड़ सकता है, तो ये सारे इस तरह के काम 14 साल से कम उम्र बच्चों से जो कराए जाते हैं वो सारे इलीगल। ठीक, जो लोग ये काम करा रहे हैं वो एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं। ठीक, इस पे ये अब हमारा अलमिया कह लें या एक अनफॉर्चुनेट बात कह लें कि लोगों को अपने हकूक नहीं पता, जिसकी वजह से जो है उस स्लेवरी की भेंट चढ़ जाते हैं इतने सारे बच्चे। तो इस पे सर देखें 14 साल से कम उम्र बच्चे से कोई भी काम करा रहा है, चाहे वो आपका हाउस हेल्प ही क्यों ना हो, वो एक गैर कानूनी काम हो रहा है। लेकिन ये किस हद तक मतलब ये आइन में कानून भी मौजूद है और प्रोटेक्ट भी कर रहा है आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन किस हद तक इस पर इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में देखें सर, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जहाँ तक अगर हम बात करें तो ये नहीं मैं कह सकता कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कम है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी, आप अगर रिसेंट पास में भी देखें या उससे पहले भी चले जाएँ, बहुत सारी सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद हैं जो ख़ास तौर पे कि जो घरों में जो बच्चे काम करने वाले हैं तो जब उनको खुदा न खासा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है तो उस पे सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स मौजूद हैं कि जिसमें जो है जो मुजरिम है जिनको सजाएं भी सुनाई गई हैं। इस हवाले से इम्प्लीमेंटेशन कम ज़रूर है, अब लैक ऑफ अवेयरनेस कह लें या जो भी आप इसको कह लें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन है ज़रूर। ठीक। अला इमरान साहब, आप बताइएगा कि जब हम देखते हैं इस स्पेसिफिक राइट के ऊपर बात करते हुए हम बात करते हैं, जब हम देखते हैं कि भट्टों पे अक्सर हमने देखा है कि वहाँ पर फोर्स लेबर का बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है और हम अदालतों में देखते हैं कि इस हवाले से बहुत सारी लिटिगेशंस जो हैं वो रोज़ सुबह हम हाई कोर्ट्स में स्पेशली देखते हैं। इस हवाले से कुछ आप बताएं। पहले तो इसे इस तरह हम करते हैं कि जो फोर्स स्लेवरी की बात की गई है ये सिर्फ भट्टा मजदूरों की हद तक तो नहीं है। हमारे यहाँ पे वैग्रेंसी भी बहुत ज़्यादा है। आपको हर चौक पे, चौराहे पे, यू टर्न पे, किसी इशारे पे भीख मांगते हुए लोग मिलेंगे। कानून भी मौजूद है, वो कहता है वैग्रेंसी ऑर्डिनेंस है, वो ये कहता है कि जी आप उनको उठाएगी पुलिस या सोशल जो महकमा है वेलफेयर डिपार्टमेंट वो लेके जाएगा, उनके वैग्रेंसी हाउसेस बनाए हुए हैं, उधर उनको ट्रीट किया जाएगा, उनको चीज़ें दी जाएंगी, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मसाइल आ जाते हैं। फिर आपको ये माफिया के तौर पर भी नज़र आता है। और भट्टा मजदूर भी जो हैं इसकी भी एक सिक्के के दोनों रुख हैं और हमें दोनों को देखना पड़ता है। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो प्रैक्टिस में अमूमन रोज़ दालतें भरी होती हैं कि कोई फैमिली होती है बहुत ही जो है वो हमारी सोसाइटी में जो फाइनेंशियली केपेबल नहीं होती, जो मज़दूर होते हैं और कईयों के तो मज़दूरों से भी नीचे के हालात होते हैं, वो कोई बड़ी रकम ले लेते हैं किसी मकसद के लिए। वो हो सकता है कि रकम ले लें किसी के इलाज के लिए, हो सकता है वो रकम ले लें किसी जुए में पैसे आ रहे हो सकते हैं, ठीक है, वो उस इल को, उस ईवल को ख़त्म करने के लिए भी या उस मकसद के लिए भी पैसे ले लेते हैं और फिर किसी भट्टा मजदूर के पास जाते हैं, उससे पैसे लेके कहते हैं हम इतना अर्सा तुम्हारे पास काम करेंगे। फिर वो वहाँ से निकलने के लिए क्या करते हैं कि वो कहते हैं किसी वकील को या किसी बंदे को, यार तुम एक काम करो, तुम हमारे लिए जो है ना वो अदालत जाओ और अदालत से हेबियस की पिटीशन फाइल कर दो। अब वो दो जगहों पे होती है। पहले कानूनी तौर पे इसे देख लेते हैं। एक जो वो सेशन जज के पास भी हेबियस की जो है वो है पावर और एट द सेम टाइम हाई कोर्ट के पास भी है। ये एक नुक्ता ऐसा है जो मैं आम लोगों के लिए भी, लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी और वकला हज़रात के लिए भी मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा उसको यानी विविडली यहाँ पे मैं बता दूँ। उसमें ये है कि जो आपको अगर पता है ना कि किसी शहर में, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहाँ पे बंदा मौजूद है, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहेगा, तो आप सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, सेशन जज के पास जा सकते हैं और आप वहाँ पे हेबियस की पिटीशन कर सकते हैं। और उसमें जो रेमेडी है वो सिर्फ हेबियस की हद तक ही रहेगी। हेबियस का मतलब है कि टू प्रोड्यूस अ बॉडी, आपने उस बंदे को सिर्फ रिकवर करना है, सिर्फ इतनी पावर है, इसके अलावा पावर नहीं है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन होती है 199 में जो है वो हाई कोर्ट की, वो कोई भी हो सकती है, वो लाहौर हाई कोर्ट हो सकती है, पेशावर हो सकती है, वो जो है वो सिंध की हो सकती है, वो बलूचिस्तान की हो सकती है, उसका कोई भी बेंच हो सकता है। तो ये मतलब या मकसद नहीं है कि हम कहेंगे जी सिर्फ किसी ख़ास कोर्ट में ही होगा, किसी बेंच में भी हो सकता है। और उस हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो पूरे सूबे की हद तक होती है और उसमें जो हेबियस है वो हमें आइन प्रोवाइड करता है। अब उसके अंदर 2 से 3 फायदे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन में सिर्फ टू प्रोड्यूस अ बॉडी जो है वो रेमेडी नहीं है हमारे पास। हमारे पास रिट में जो है ना वो और ज़्यादा रेमेडीज भी अवेलेबल हैं। उसमें कोवरंटो भी हो सकती है कि मिसाल के तौर पे किसी ऑफिसर ने पकड़ा एक बंदे को, उसने उसको जेल में भी डाला, बट जब हमने कानून देखा तो हमें पता चला कि वो बंदा वहाँ पे या पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता था या वो उस जगह पे बनता ही नहीं था, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती थी, कोई भी वजह हो सकती है। मगर यहाँ पे हमें जो, अगर हम चले जाते सेशन कोर्ट में तो वो रेमेडी हमें नहीं मिलनी थी। एट मैक्सिमम यही होनी थी कि जी वो उठाया, बंदा रिकवर कर दिया और अगर पता चल जाए कि इलीगल था तो बड़ी कार्रवाई स्टार्ट हो गई।
बट एट द सेम टाइम हाई कोर्ट में हमारे पास रेमेडी की ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सही। इसमें मैं एक छोटी सी बात अगर इजाज़त हो ऐड कर दूं कि जो जुरिस्डिक्शन का जो मैटर है वो इंतहाई असास है। अगर तो सेम डिस्ट्रिक्ट के अंदर वाक़या वकूअ पज़ीर हुआ, यानी एक जगह से बंदे को उठाया उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर किसी दूसरी जगह पे कन्फाइन कर लिया, सही, तो आपके पास जो रेमेडी है वो फर्स्ट इंस्टांस में वो डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक, सेशंस कोर्ट है। अगर इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर एक सेशन जज की जुरिस्डिक्शन अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं है, सही, वो उससे बाहर ऑर्डर नहीं पास कर सकता, ठीक, उसके लिए फिर आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरे ओवरऑल पंजाब में है। अच्छा, एक मैं आप सबसे एक बात जानना चाहूँगा, अभी आपने इलीगल डिटेंशन की बात की, तो आईन पाकिस्तान इलीगल डिटेंशन के हवाले से भी शहरियों को प्रोटेक्ट करता है, और यहाँ बात फिर हम करेंगे फेयर ट्रायल की। जब भी आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज किसी भी शख्स को अपनी हिरासत में लेती हैं, तो उसको विद इन 24 आवर्स उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो पाकिस्तान में मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी एक बहुत जो है ना वो हाईलाइट इशू है, उसके हवाले से मैं आप चाहूँगा कि आप सब कुछ। सर उसमें मैं गुजारिश करूँ कि मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो आप जिस तरह अभी आपने बात की कि जो एक आर्टिकल 10A उसके साथ उसे डील करता है, देखें उसमें सर्टन कंडीशंस हैं, कोई भी हर जो जितने भी कवानीन होते हैं उनकी कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस होती हैं। जो मिसिंग पर्सनस का मामला है वहाँ पे कौन आदमी एंटी स्टेट जा रहा था जिसके हरकतें कुछ ऐसी थी कि उसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने उठाया, हमें ये देखने वाली बातें हैं। मिसिंग पर्सनस पे हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा है कि लोग कुछ ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं, वो डिटेल्स में जाए बगैर। तो मिसिंग पर्सनस के हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेस भी अगर किसी को उठा रही हैं उसकी वजूहात होती हैं। जी जी, ठीक है, ठीक है। उस पे जो है वो अब बहुत सारी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसको इस तरह से प्रेजेंट करती हैं कि ये बड़ी ज़्यादती हो रही है। वो मतलब उसकी डिटेल्स में नहीं जाती कि उस बंदे को क्यों उठाया गया था। मतलब लेकिन बगाड़ी साहब, आपने बात की कि क्यों उठाया गया, ये सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं। फर्स्ट सबसे पहले तो ये आएगा ना कि जिसको आपने उठाया उसको आपने अदालत के सामने, कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने पेश करना है। तो इस हद तक आप क्या कहेंगे? सर देखें, इस हद तक लॉ बड़ा वाज़ेह है कि 24 घंटे के अंदर आपने उसका मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। लेकिन सर जो बात फिर वहीं पे आ जाती है स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जिसमें मैंने बात की कि हर कानून के कुछ स्पेशल एक्सेप्शंस हैं। तो उन स्पेशल सर्कमस्टांसेस को भी तो हमें जांचना पड़ेगा। ठीक, मतलब कोई भी वो आप बताइए कि क्या एक्सेप्शंस हैं कि जिस हवाले से कि आप किसी शख्स को अगर हिरासत में लें उसको पेश ना करें, ऐसी कोई एक्सेप्शन है मौजूद? सर इसमें देखें, इसमें जिस तरह मैं अभी सिचुएशन टू सिचुएशन ये चीज़ वाज़ेह वेरी करती है बेसिकली। जी। इसमें अब एक आदमी है जिसका खुदा ना खास्ता वो किसी दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ में मुलविस है, ठीक है। अगर उसको वो 24 घंटे के अंदर पेश करने में कोई ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ चंद ऐसे जो है वो ब्लाइंड फॉलोअर्स हों जो उसकी अरेस्ट पे जो है वो इस तरह का कोई एक सानेहा क्रिएट करके कोई मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस, हमें ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी साथ। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें डिफर करूँगा कुछ इस लिहाज से, क्योंकि जो आईन पाकिस्तान है वो पेरेंट लॉ है, तो पेरेंट लॉ हमेशा प्रिवेल करता है बाकी तमाम लॉस के। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। आपने अपना जो क्वेश्चन था उसमें 3 क्वेश्चंस इकट्ठे कर दिए थे। जहाँ पे राइट टू लिव जो है वहाँ पे राइट ऑफ लिबर्टी भी है जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। बिल्कुल। और अगर कोई बंदा, कोई सर्विसेज फोर्सेस जो हैं वो उसको डिटेन करती हैं किसी भी मैटर में, तो कानून में जब कह दिया गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोवाइड करना है, 24 घंटे से ज़्यादा उसको अपनी हिरासत में नहीं रख सकते, तो फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस नहीं है कि वो उसको इलीगल डिटेंशन में रख सके। क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी बात से इसलिए इत्तेफाक करूँगा ज़ुबैर साहब, क्योंकि जब बात आती है सिक्योरिटी की या एक्सेप्शनल सिचुएशंस की, रियासत का काम है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और अपने जो उसकी टेरिटरी है रियासत की, उधर किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहना। तो मैंने जहाँ तक कानून पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई एक्सेप्शन मौजूद है कि अगर आप कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी किसी शख्स को उठाती है या उसको हिरासत में लेती है तो उसको विद इन 24 आवर्स पेश करने के अलावा उसके पास कोई चारा है। सर देखें, इस पे जिस तरह अभी चीमा साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक है कि पेरेंट लॉ इस पे आईन पाकिस्तान है और उसी को ही प्रिवेल होना चाहिए। सर अगर किसी शख्स को अदालत पेश करने पे किसी ऐसे हादसे के रूनुमा होने का खदशा हो,
उसमें आप बताएं, उसमें आप किस तरह, और वो भी जिस तरह लेकिन जब आप बात मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें ऐसा तो कोई खदशा नहीं है ना सर। मिसिंग पर्सन्स के हवाले से वही बात है, ये फिर केस टू केस वेरी करेगी बात। ठीक। मेरे नज़दीक जो है हमें पहले इस चीज़ को ना समझना चाहिए आइन के मुताबिक। 4 आर्टिकल्स जो हैं वो आइन के बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक फंडामेंटल राइट्स में भी मौजूद नहीं है, वो आर्टिकल 4, 4, 10 ए, 4, 10 ए, 14 और आप 9 को भी साथ पढ़ सकते हैं जी। ये 4 जो है बड़े की प्रोविजंस हैं इन सारे मामलात के अंदर, ख़ास तौर पे ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात है। हमें ये बात पहले समझनी पड़ेगी कि ये रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ की जाए वो आइन की मुताबिकत में, आइन के जो पैरामीटर्स हैं 4 कॉर्नर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके मुताबिक हों। आर्टिकल 4 जो है वो हमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना उसकी तरफ लेके जाता है, और उनमें 2 बेसिक जो है वो प्रिंसिपल्स हैं। एक को हम जो है वो कहते हैं, एक फ्रेज है ऑडी अल्टरम पार्टम, एक मैक्सिम है, और दूसरा जो है हमारे लिए ज़रूरी है कि नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर भी आती है, इसीलिए हमें जो है ना वो कहा जाता है कि जी लोगों को बुनियादी हकूक भी मिलें, और एट द सेम टाइम कोई बंदा कोई ऐसा फैसला ना करे जो ज़ाहिर है मुनसिफ भी वही है और जो है वो मुद्दई भी वही है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास फिर से 10A भी आता है, वो फेयर ट्रायल की बात करता है। फेयर ट्रायल में भी ये प्रिंसिपल्स लगते हैं। फिर आइन ने जब एक कदगन लगा दी है 24 घंटे की, उसमें तो हर बंदे को पेश करना है। अब सिर्फ मिसिंग पर्सन की ये बात नहीं है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। पुलिस ने एक बंदे को पकड़ा, ये मिसिंग पर्सन ज़्यादा कॉमन है। पुलिस ने किसी बंदे को पकड़ा, उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, बंदे ने हेबियस की, डालते बिल्कुल जी, वो हेबियस की, तो हेबियस करने से उन्हें पता चलता जी बेलिफ आ रहा है, वो रात की FIR डाल देते हैं कि जी रात को FIR डाल दी बंदे पे, हमने तो इसको इसलिए पकड़ा, डाल देते हैं जी ये हमने बिल्कुल जी रात को गिरफ्तार तो किया। यहाँ पे जो है वो मिसिंग पर्सन से भी ज्यादा जो कॉमन इशू हमारी सोसाइटी में है वो तो मिस यूज ऑफ पावर है। यस। और उसके अंदर भी जब हम जाते हैं मिस यूज ऑफ पावर में, तो हमारे सामने बात ये आ जाती है कि एक बंदे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाना है, वो उसको एक में गिरफ्तारी डालते हैं, और ये बड़ी प्रैक्टिस रही है कि वो जैसे बेल करा के बाहर निकलता था, डाला खड़ा होता था, वो उसको पकड़ता था दूसरी FIR में। ये अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में अली ज़िया बाजवा साहब की एक जजमेंट आई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, और अनफॉर्चुनेटली उनको लिखना पड़ा इसके अंदर कि हमारे यहाँ पे एग्जेक्टिव या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ये भी नहीं समझ पा रही होती कि जब आप किसी बंदे को एक FIR में पकड़ते हो और उस पर और भी FIR हैं, तो मतलब आपने सारी में गिरफ्तारी डाल दी। ये नहीं होता कि वो जैसे निकलेगा फिर दूसरी डालो, तीसरी डालो, चौथी डालो। हमारे मुल्क ने अनफॉर्चुनेटली कुछ अरसे में एक बहुत ही बड़ा एक फर्स्ट क्रिएट हो गया। आप रोज़ अदालतों के बारे में या जब TV देखते होंगे आम लोग, सियासी लोगों के बारे में भी, तो आप नोट करते होंगे वो एक पर्चे से निकला दूसरा डाल दिया, दूसरे से निकला तीसरा डाल दिया। ये हाई कोर्ट को आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव बात की और ये जजमेंट बड़ी स्पेशल है यहाँ पर। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम कॉलर लेना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, ऑन बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी फरमाइए। जी मेरा सवाल आपसे ये कि देखिए बड़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आप कहीं जॉब कर रहे होते हो, मेरे साथ इस तरह हुआ है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है मेरा कि आई वाज वर्किंग एट अ प्लेस। अब उधर ये हुआ कि उन्होंने एक तो मुझे विदाउट एनी नोटिस फायर कर दिया, और दूसरी बात ये जो मेरी सैलरी थी उनके पास 29 डेज की, वो भी उन्होंने नहीं दी। अब इस सूरत हाल में हम कहाँ जा सकते हैं? उनको तो मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया कांटेक्ट करने का, दे डिनाइड। जी जो इनका केस है उसमें सर्विसेज ट्रिब्यूनल जो है वो इसी मकसद के लिए बना हुआ है कि जो सर्विसेज रिलेटेड मामलात हैं उनको देखा जाएगा। तो उनके पास जो पहली रेमेडी है वो सर्विसेज ट्रिब्यूनल है, वहाँ पे ये जाएंगे, वहाँ पे अपना केस फाइल करेंगे, अकॉर्डिंगली फिर वो उसको डील करेंगे। ठीक हो। इसमें मैं ये नहीं जानता कि वो हमारे साथ मौजूद हैं कि नहीं, पर 3 चीज़ें देख लें। पहले वो देखें क्या वो गवर्नमेंट सर्विस में हैं कि नहीं, या वो लेबर की डेफिनेशन में तो नहीं आते कहीं पे, यानी लेबर कोड की जुरिस्डिक्शन बनती है या ये PST की। और उसमें भी हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर तो ये सिविल सर्वेंट है या सिविल सर्वेंट नहीं है। सिविल सर्वेंट है तो फिर ज़ाहिर है उसके रूल्स हैं, फिर ये PST में जाएंगे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई है तो फिर ज़ाहिर है इनका जो है वो क्लेम वो उधर PST में भी इंटरटेन नहीं होगा। और फिर ये भी देखें अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो क्या फेडरल के हैं या प्रोविंशियल हैं। ठीक है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सवालात हैं जो इनके लिए ज़रूरी है कि पहले वो रेमेडी पाकिस्तान में मौजूद है। बिल्कुल कानूनी तौर पे जी, हर वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, उनकी बिल्कुल रेमेडी मौजूद है। तो मैं पूछना चाहूँगा आप सबसे कि जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, जो कि पाकिस्तान का कानून आइन पाकिस्तान में के शहरियों को देता है, इस पर किस हद तक जो है मतलब किस हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कहाँ आकर आपकी जो है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो मामला है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है? जी देखें क्या डिफाइन किया गया? जी सर, इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की जहाँ तक बात है,
फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी, जिस तरह अभी हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से भी अगर आपका कोई स्लोगन एंटी स्टेट नहीं है या एंटी रिलीजन नहीं है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आप बिल्कुल, आपके पास हक है कि आप अपनी जो है आप यू वॉइस योर थॉट्स। लेकिन जहाँ पे आप इंतशार फैलाने की तरफ जाते हैं ठीक, तो वहाँ पे फिर जो है आपके इस हक के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। ठीक हो गया। क्योंकि जिस तरह अभी हम अगर पिछले 20 सालों की बात करें, जिस तरह मीडिया आज़ाद हुआ है, या उसके बाद अगर हम जब से ये 4G वगैरह का सिलसिला शुरू हुआ और यूट्यूब और ये सोशल मीडिया, तो उस पर देखें आईने पाकिस्तान ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच इंश्योर किया है उस पर हम देखते हैं कि रैपिड ग्रोथ है उसमें बिल्कुल पिछले कोई 20 सालों में। तो उस पर लेकिन सिर्फ आपका फिर वही बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में कि आप बोल क्या रहे हैं, आपका कंटेंट मैटर करता है। अगर आप, ये तो नहीं हो सकता कि आप मुल्क के खिलाफ बोलना शुरू कर दें, या अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इसको कैसे डिफाइन करता है? सर इसी तरह बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा आसान अल्फाज में, इसी तरह ही डिफाइन करता है। आप इस्लाम के बारे में, आप मजहब के बारे में और स्टेट के खिलाफ कोई ऐसी गलत बात नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल आप अपने एवरी राइट। साहब अगर आप इस आर्टिकल को ज़रा एक दफ़ा पढ़ें और इससे रिलेटेड जो दूसरे फ्रीडम से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं उनको एक दफ़ा पढ़ें, तो वहाँ पे जहाँ फ्रीडम का वर्ड है वहाँ पे क्लियरली मेंशन है सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ। एग्जैक्टली, मतलब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में या किसी ऐसी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। मैं आपकी बात यहीं से शुरू करूंगा। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं हमाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी हमाद फरमाइए। अच्छा, हमारा ये इशू हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं कि हमारा ना दीन इस्लाम नहीं है, तो मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली होते हैं, इवन फ्रॉम द टीचर साइड भी फील होता है हमें। तो हाउ कैन वी टैकल दिस इशू? जी लगारी साहब, इस पे से जितना मुझे, क्योंकि आवाज़ क्लियर नहीं थी, जितना मैं समझ पाया हूँ कि उनके जो शायद सिबलिंग्स हैं वो स्कूल में उनको बुली किया जाता है, और देखें, और वो कह रहे हैं टीचर्स के हवाले से। सर इस पे भी जो है आइन एजुकेशन के हवाले से अगर बात करूँ तो बड़ा ही क्लियर है कि किसी बच्चे से उसका राइट टू एजुकेशन सिर्फ इस तरह की जो मामूली वजूहात हैं, इन वजूहात की वजह से नहीं छीना जा सकता। अगर टीचर्स ऐसा कर रहे हैं कि बच्चे को बुली कर रहे हैं, अब वो क्योंकि ये बड़ी एक जेनेरिक सी स्टेटमेंट है कि टीचर्स बुली करते हैं, बहरहाल तो इस पे भी सर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इस चीज़ को लुक आफ्टर करने की पाबंद है जी। वो वहाँ बिल्कुल जा सकते हैं। और इस पे इनफैक्ट मैं एक रिसेंट केस जो है मैंने एक अटेंड किया है जिसमें बाकायदा एक इंक्वायरी बैठ गई है इसी किस्म की बात के ऊपर, और उस पर स्कूल के अगेंस्ट फैसला आया है, एक बड़े नॉन स्कूल के अगेंस्ट फैसला आया है। तो इस पे ये तो सर आईने पाकिस्तान भी इस चीज़ को इंश्योर करता है, और क्योंकि एजुकेशन एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पंजाब का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इसी चीज़ को ही लुक आफ्टर करने के लिए बैठा हुआ है। ठीक, अच्छा अब हम पहले सॉरी मैं छोटी सी बात इसमें ऐड कर दूं, जहाँ तक मुझे क्वेश्चन समझ में, वो चूँकि मुस्लिम नहीं है तो जिसकी वजह से जो उनके सिबलिंग्स हैं उनको वो जो है ना बुली किया जाता है। आईने पाकिस्तान के तहत किसी भी रिलीजन की बेस पे और किसी भी सेक्स की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तमाम पाकिस्तान के शहरी हैं, तमाम के राइट्स यकसा हैं, तमाम को आज़ादी हासिल है कि अपने रिलीजन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कोई किसी को टॉन्ट नहीं कर सकता, कोई किसी को बुली नहीं कर सकता, अगर करता है तो खिलाफ कानून करता है। ठीक, अच्छा हम इससे पहले बात कर रहे थे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस के हवाले से। आपने बताया कि जैसे ही सोशल मीडिया ज़्यादा एक्टिव हुआ तो उसके बाद फेक न्यूज़ के मामला भी चलना शुरू हो गए, जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को ज़रा रिस्ट्रिक्ट करना भी पड़ा। लेकिन जब हम देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू इंफॉर्मेशन, ये दो जो है ना राइट्स फराम किए गए हैं अलग अलग, तो राइट टू इंफॉर्मेशन ये है कि आपको, हर शहरी को राइट है कि वो जो भी पब्लिक जो है उसका मामला होगा पब्लिक इंपॉर्टेंस का, उसके लिए वो उसकी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। तो क्या इन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं? नहीं, देखें दोनों ये बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देखें राइट टू इन्फॉर्मेशन इज़ समथिंग एल्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज़ समथिंग एल्स। राइट टू इन्फॉर्मेशन देखें कि मेरा हक बनता है कि मुझे बताया जाए कि मेरे स्टेट के मामलात जो हैं, एक्सक्लूडिंग द कॉन्फिडेंशियल इशूज, कि मेरे स्टेट के मामलात क्या हैं, मेरा आइन क्या कहता है। लेकिन जब हम देखते हैं लगारी साहब तो हमारे अक्सर औकात ये जितनी भी हमारे जुडिशल कमीशंस बनाए जाते हैं, हमारे मुल्क में तो तारीख ही ऐसी है कि हर चीज़ के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है। तो जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट के मामला, ये सारे पब्लिक इंटरेस्ट के ही मामला है ना जिनके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाए जाते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि उनको पब्लिक ही नहीं किया जाता, तो वहाँ पर उनका पब्लिक का राइट इन्फ्रिंज नहीं होता। देखें ये आपने बिल्कुल ठीक बात की कि
इस तरह की सूरत हाल में बिल्कुल पब्लिक का राइट इन्फ्रिंज होता है, उस पर देखें चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन जब जिस तरह हमने बात की कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पिछले 20 सालों में बढ़ा है, तो इसी तरह राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन कह लें, उसकी एग्जीक्यूशन कह लें, वो भी उसी तरह से बढ़ रही है। मैं बल्कि इसमें ऐड ऑन करता हूँ कि पहले तो ये कि राइट्स की ना दो किस्में होती हैं, एक होते हैं एब्सोल्यूट राइट्स, एक होते हैं क्वालिफाइड राइट्स, डेरोगेबल राइट्स और नॉन डेरोगेबल राइट्स। एब्सोल्यूट राइट्स या नॉन डेरोगेबल राइट्स वो होते हैं कि जिनसे कोई भी नहीं हट सकता, कोई से मुराद है रियासत खुद भी जो है वो उन राइट्स को देने से नहीं हट सकती, और बाकी क्वालिफाइड राइट्स हैं, यानी उन पे क्वालिफिकेशन है, कोई रिस्ट्रिक्शन है या उससे डेरोगेट किया जा सकता है किसी सिनेरियो में। अब वो हमारे आइन में जो राइट्स दिए गए हैं ना, इंफॉर्मेशन का भी और एक्सप्रेशन का भी, ये एब्सोल्यूट नहीं है, सही, ये क्वालिफाइड राइट्स हैं बाय वेरी नेचर। इसमें उसकी लिमिटेशन आइन में ही लिखी हुई है, जिस तरह चीमा साहब भी बता रहे थे, और वो बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जैसे अगर आप रियासत के मामलात के ऊपर चले जाते हैं तो कई सेंसिटिव मामलात, अच्छा आपके अगर दोनों रियासतों यानी आपके मुल्क और किसी और मुल्क का आपस में ताल्लुक इफेक्ट होने का भी चांस हो तो वो भी इसमें कवर हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ये सिर्फ आइन में नहीं है, अब हमारे मुल्क में इंफॉर्मेशन और एक्सप्रेशन, अभी मैं एक्सप्रेशन पे पहले आता हूँ। एक्सप्रेशन के ऊपर हम कहाँ से करते हैं, किन मोड से करते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करते हैं, हम यानी अखबार के जरिए, सोशल मीडिया पे। अब ये सारी रेगुलेटेड अथॉरिटीज हैं, जैसे पेमरा ऑर्डिनेंस है, पेमरा उसको डील करता है, पेमरा का अपना कंप्लेंट सेल है, वहाँ पे अगर आपकी खबर ठीक नहीं है, गलत खबर देते हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं जो ग्लोरी ऑफ इस्लाम के ख़िलाफ़ है, जो रिलेशन ऑफ द स्टेट विद अनदर स्टेट जो है, मुल्क का किसी और मुल्क के साथ ताल्लुक़ ख़राब करने वाली बात है, या और रिस्ट्रिक्शन है जो आइन में दी गई हैं, पेमरा के ऑर्डिनेंस में भी वही चीज़ें मनवन ऐसे ही लिखी गई हैं। ठीक इसी तरीके से अब मैं आता हूँ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन पे, ये 19 से ये हमारे आइन में पहले नहीं था, ये बाद में जाके आया, मगर इसके ऊपर मैं वफाक में भी और सूबे में भी सारे सूबों में कानून मौजूद हैं। RTI कहते हैं, राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 वफाक का। आपको वफाकी किसी भी महकमे की, किसी भी इंडिविजुअल की जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई हो, फेडरल गवर्नमेंट का, चाहे प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, क्या प्रेसिडेंट ही क्यों ना हो, या किसी भी और जो है वो डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ही क्यों ना हो, आप उसकी इंफॉर्मेशन मास हो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन के, यानी उसके बीवी बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, इसके अलावा उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी तनख्वाह कितनी है, वो कहाँ पे उसने अपनी रिटर्न जो है वो कितने सालों की फ़ाइल की हुई है, आप ऐसी इंफॉर्मेशन भी निकलवा सकते हैं। और इसमें आपको वजह देने की भी ज़रूरत नहीं है, जो इस कानून के अंदर लिखा गया उसमें वजह भी दरकार नहीं है। अब सूबों की हद तक पंजाब में जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एक एक्ट है हमारा 2013 का, गवर्नेंस से रिलेटेड हमने जब इनिशिएटिव लिया गवर्नमेंट ने तो उन्होंने ये एक्ट बनाया जिसमें भी कमीशन बाकायदा मौजूद हैं। फेडरल का अपना कमीशन है, इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसे कहते हैं। पंजाब में पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन है जिसका काम ये है कि आपको अगर कोई चीज़ चाहिए पहले महकमे को लिखें, सही महकमा आपको वो इंफॉर्मेशन देगा, आपको उसकी मुसद्दका कॉपियाँ देगा, और हर मुसद्दका कॉपी के एवज अगर कोई फीस लेवी होनी है 2 रुपये 2.5 रुपये तो वो आपसे चार्ज कर लेगा। अगर वो आपको नहीं देता तो आप उसके खिलाफ डिपार्टमेंट को ही लिख सकते हो, हेड को, कि जी आप इंटरनल रिव्यू करें, और अगर वो भी नहीं होता फिर आप अपील करेंगे इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, जिसके पास ना सिर्फ ये राइट है कि वो इंफॉर्मेशन आपको दिलवाए, बल्कि वो ऐसा कोई अफसर जो आपको इंफॉर्मेशन ना दे या देने से रोके तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है, इंक्लूडिंग उसकी सैंक्शन भी हो सकती है, उसकी तनख्वाह रोकी जा सकती है, और बाकी जो है वो राइट। बड़े अहम पॉइंट के ऊपर आपने जो है नज़रसानी की और नुक्ता उठाया कि जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट के मामलात हैं, ये बड़ी आगाही वाली बात है कि अगर आपको उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी मामले की तो आप उस महकमे को लिख कर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत भी उससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर वो ना दे तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी बात को ऐड ऑन यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं आयशा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी जी, मेरा सवाल ये है कि आप अभी फंडामेंटल राइट्स पे बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर मैंने अपने राइट्स के लिए कहीं पर केस फाइल करना है या कुछ, मतलब मुझे अपने राइट्स चाहिए हैं, तो मैं कहाँ पर जाके फाइल नहीं, लेकिन आपको पहले आपका कौन सा राइट इन्फ्रिंज हुआ है पहले ये तो डिटरमिन करना पड़ेगा। बहुत से राइट्स हैं यहाँ पर, जैसा कि अगर हम ऑफिस में कहीं काम करते हैं तो उसमें मेल्स जो हैं उनको सैलरी
उसकी मतलब सैलरी उनको ज़्यादा पे कर दी जाती है, और लड़कियां ज़्यादा काम कर रही होती हैं उनको फिर भी सैलरी कम पे की जा रही होती है, ये भी आ जाते हैं। बहुत से और भी मसले मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है कि हम लोगों ने कहाँ पर जाके इसके लिए मतलब हमने करना है, आवाज़ कहाँ उठानी है। जी लगारी साहब जरा सर इस पे देखें, जिस तरह अभी कुछ देर पहले चीमा साहब ने बात की कि कोई जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किसी भी फोरम पे नहीं हो सकती। अब ये जिस तरह जो हमारी कॉलर हमारे साथ हैं जो उन्होंने बात की कि फीमेल्स को कम सैलरी मिलती है और मेल्स को ज़्यादा मिलती है, सबसे पहली बात तो ये है कि इसका तयन कौन करेगा कि उनको ज़्यादा सैलरी मिल रही है और फीमेल्स को कम मिल रही है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात ये कि इस पे अगर हम 1 मिनट के लिए हम एज्यूम कर लें कि बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है कि मेल्स को ज़्यादा मिल रही है और फीमेल्स को कम मिल रही है, इस पे अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय हैं जो पंजाब के हद तक एग्जिस्ट करती है, वो लेबर कोर्ट जा सकती हैं, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के तहत अथॉरिटी है वहाँ जा। लेकिन सर सबसे पहली जो बात है यहाँ पे, जो अब ये बड़ी एक वेग सी बात है या बड़ी एक जेनेरिक सी बात है कि हमें फीमेल्स को कम सैलरी मिल रही है, मेल्स को ज़्यादा। पहले तो इसका हमें तयन करना पड़ेगा। अगर जब इसका तयन हो जाएगा उसके बाद जो है कोई फोरम डिफाइन होगा कि जी हाँ हमने इस तरफ जाओ, उसमें लेबर कोड भी आ जाता है, NIRC आ जाता है, डिपेंड करते हुए मेरा ख्याल है इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि देखें, जब आपको आइन जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, उसमें आपके राइट्स बता दिए गए हैं, लेकिन उनके नीचे जो है ना कवानीन मौजूद होते हैं हर चीज़ के, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मौजूद है, एक स्पेशल लॉ मौजूद है। ऐसे ही अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हो रहा है और उसके लिए कोई आपको किसी वकील से रब्ता करना पड़ेगा, वो आपको ये बताएंगे कि आपके लिए कोई स्पेशल लॉ मौजूद है। अगर तो स्पेशल लॉ मौजूद है तो आपको उसके तहत ही उसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी, रेमेडी वेल करनी पड़ेगी। और अगर मतलब ये जो अगर आप 199 के तहत, जैसे आला इमरान साहब ने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत सीनियर जो सुपीरियर अदालतें हैं उनके पास ये मतलब उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो डायरेक्टली किसी मैटर को वो टेकअप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको, अगर आपके पास कोई स्पेशल कानून मौजूद नहीं है तब आप उनके पास जा सकते हैं। इसमें आगे साहब एक पॉइंट जो मैंने सुना, और ये जूरिस्प्रूडेंशियली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, UK में या US में हर मुल्क में लॉ मौजूद है इक्वल पे एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जी अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का तो मौजूद है, मेरिट बेस्ड सिस्टम होता है, मगर इक्वल पे का कानून मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के जो सेक्टर्स हैं ना, वहाँ पे तो इनका मसला नहीं बनता था। उसमें आपके पास रिट भी है, पर रिट से पहले बहुत ज़्यादा फॉरम्स हैं। ख़ास तौर पे वो वैसे भी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो जेंडर है ना वो कर नहीं सकते, करते भी नहीं है। स्केल वाइज होती है या कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो उसमें तो जेंडर दैट का डज नॉट कम इन टू प्ले। हाँ, मगर प्राइवेट जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर यह मसला आता है। अब एक और चीज़ है प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि वहाँ पे जो आपका रिलेशन है वो मास्टर सर्वेंट का होता है, वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का होता है। वो ठीक है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ होती है। ये क्या करेंगी, ये जाएंगी जाके बोलेंगे जी मुझे उतनी सैलरी दें जितनी आप मेल टीचर्स को देते हैं या मेल एम्प्लॉई को देते हैं। वो कहेंगे जी हम आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं, जाएँ आप, हम कोई और रख लेंगे। और जितनी इन्फ्लेशन है तो उस एतबार से कोई और बंदा आ जाएगा और वो उधर बैठ जाएगा। तो एक्चुअली जो उन्होंने निशानदेही की, ये अनफॉर्चुनेटली अगर हम किसी कोर्ट में चले जाते हैं, मिनिमम वेजेस के अंदर ये है कि अगर मिनिमम वेज से नीचे जाएं तो ये उस कोर्ट में जाएंगी ना ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो फिर ही अपना केस नहीं बना पाएंगी वहाँ पे कि जी वो मेल को ये दिया, वो कहते हैं जी नहीं ये हमारी एक्स्ट्रा जो है वो जॉब के अंदर कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड करता है। अब ये कानूनी तौर पे अनफॉर्चुनेटली, और बल्कि ये अच्छा पॉइंट आउट हो गया, हमारे लेजिस्लेचर को और गवर्नमेंट के जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो इक्वल पे के ऊपर या नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जो जेंडर है इसको इंश्योर करें थ्रू लेजिस्लेशन। जी तो ये बल्कि उनके साथ जो ज्यादती हुई ये कोर्ट में नहीं वो लेके जा सकती इस वक्त हमारे मुल्क के हालात के ऊपर। जी ठीक हो गया, मतलब कानून तो मौजूद है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन मौजूद नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कानून भी मौजूद नहीं है इक्वल पे का कानून मौजूद नहीं है। ठीक हो गया। ज़ुहैर साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के वाले से आइन क्या कहता है? इसमें मैं सिंपल अगर आसान अल्फाज में अपनी आवाम के लिए समझाना चाहूँ तो ये है कि एक बंदे ने कोई एक्ट किया या कुछ ओमिशन उससे कमिट हो गई एक हफ्ता पहले, और उस एक्ट और ओमिशन को आज के दिन में ऑफेंस करार दे दिया गया, तो वो ऑफेंस उसी वक्त लागू होगा जब वो कानून का हिस्सा बनेगा। सही। पीछे जो एक हफ्ता पहले एक्ट हो गया, इवन कि एक दिन पहले एक्ट हो गया, वो उसके अंदर नहीं आ सकता। ठीक, इसको सिंपल अल्फाज में मैं इस तरह समझाना चाहूँगा। तो आप इसके बारे में कुछ? सर बिल्कुल इस पे मैं चीमा साहब से ही एग्री करूँगा कि देखें किसी मिसाल के तौर पे एक कानून आज बना है, वैसे किसी भी आर्टिकल का फायदा ज्यादातर हमारे मुल्क में जी मैं अब इस पे अशराफिया ने उठाया और मैं अब नाम नहीं ले सकता जिन्होंने उठाया, मेरा ख्याल आप भी समझ गए मेरी बात को। तो इसमें जो है सर
कोई कानून जो आज बना है उसके हवाले से अगर कोई पहले क्राइम हुआ है उस पर्टिकुलर कानून के हवाले से, तो उसकी सजा आज उसको नहीं मिल सकती। ऐसा ही है इन सिंपल तो वर्ड्स। इसके साथ साथ हम डबल जेपर्डी की बात करेंगे कि मैं भी चाहूँगा कि आप ये आम आवाम को बताएं कि डबल जेपर्डी क्या है और इस हवाले से क्या आइन पाकिस्तान में। सर इसमें मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो किसी भी शख्स को 1 जुर्म की सज़ा 2 दफ़ा नहीं मिल सकती जी, ना तो उसको हाँ जी, पीछे एग्जैक्टली जो है वो जब उसने जुर्म किया तो उसको जो उसकी सजा थी जो अब ताज़ी है बिल्कुल। उसके मुताबिक भी नहीं दी जा सकती सर उसमें और देखें ना ही उसको दोबारा सजा दी जा सकती। नहीं, इसमें आर्टिकल 13 इसके साथ डील करता है। इसमें सर किसी ने कोई मिसाल के तौर पे चोरी की, ठीक, वो अपनी सज़ा एक दफ़ा पूरी मुकम्मल करके जेल से होके आ गया, जो भी उसके साथ वो जेल से होके आ गया, उसके बाद दोबारा उसको उसी जुर्म के लिए सजा नहीं दी जा सकती। और इसके साथ साथ सेल्फ इंक्रिमिनेशन की भी मौजूद है, आईन पाकिस्तान बताता है। अब मुझे ये बताइएगा कि एक तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या होती है और दूसरा ये बताइएगा कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन और कन्फेशन, क्योंकि कन्फेशन की गुंजाइश मौजूद है पाकिस्तान के कानून में और दुनिया के तमाम कानून में, ऐसे ही है। कन्फेशन और सेल्फ इंक्रिमिनेशन में क्या फ़र्क होता है, ये भी प्लीज़। सर देखें, इसमें मैं अगर बात करूं तो इसमें सादा अल्फाज में नो वन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। किसी भी शख्स को अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा इसीलिए कानून शहादत ऑर्डिनेंस के आर्टिकल 38 और 39 के तहत पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है एडमिसिबल नहीं होता। बिल्कुल। तो इस तरह मतलब आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि जिस तरह हमें माजी में कुछ मिसालें मिलती हैं कि जी फिलां साहब ने एफिडेविट लिख के दे दिया अपने खिलाफ, और ये इस तरह जो ये बातें हैं आइन का जो आर्टिकल 13 है वो इस तरह इस चीज़ को पूरी तरह जो है प्रोटेक्ट करता है। जी ठीक है। लेकिन इसमें सर फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन भी अराइज हो जाती है। जिस तरह हमने कहा कि आइन पाकिस्तान ये कहता है कि कोई भी कानून जो है वो कुरान और हदीस के अगेंस्ट नहीं बन सकता और ऐसा ही है। लेकिन जब हम कहते हैं कि जी कोई अपने खिलाफ खुद विटनेस नहीं बन सकता, फिर वो कन्फेशन वाला एलिमेंट जो है वो फिर इसमें थोड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। जो है ना मेन चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि कन्फेशन हमेशा वॉलंटरीली होता है। सही, वो किसी को थ्रू फोर्स कन्फेशन नहीं करवाया जा सकता, वो विद फ्री कंसेंट होता है उसके मतलब। लेकिन जब हम सब सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जब आप किसी शख्स को ज़ेरे हिरासत रख के उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसको प्रेशराइज ही किया जाता है ना कि वो कुछ बोले, कुछ बताए। तो जब वो अभी तो कह रहे हैं कि पुलिस के अंदर सामने जो दी गई स्टेटमेंट है, कानून शहादत ऑर्डिनेंस के आर्टिकल 38 और 39 इसी चीज से डील करते हैं और पुलिस के सामने जो बयान दिया गया तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता। बल्कि जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जब आप कन्फेशन करते हैं तो आप मजिस्ट्रेट के सामने वॉलंटरीली कन्फेशन करते हैं और मतलब वो प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनके मुताबिक ही बकायदा आपको वार्न करता है, बताता है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स आप पे क्या हो सकते हैं, आप किसी प्रेशर में तो ये नहीं कर रहे और ये बयान आपके ही खिलाफ जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही बताएगा, वार्न करेगा, बाकायदा बावर कराया जाता है कि जी इस बयान के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो आप जानते हैं, मतलब बाकायदा जो कन्फेशन कर रहा होता है। लेकिन आपने कहा कि ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तो ना हो। सर कॉन्ट्राडिक्ट देखें उसमें जब हम थोड़ी सी, क्योंकि इस पे कोई हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी जजमेंट इस हवाले से मौजूद नहीं है, मैं उस सेंस में कह रहा था कि ये थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन इस बात पे आ जाती है क्योंकि हमारी माजी की मिसालें जो है वो कोई इतनी अच्छी मिसालें नहीं हैं इस हवाले से। ठीक, तो डबल जेपर्डी के हवाले से मतलब कोई ऐसी पाकिस्तान में कोई ऐसा मशहूर केस मौजूद है जिसके हवाले से कोई कानून क्लियर हो? सर इसमें कोई मैं ये नहीं कह सकता कि कोई बहुत अच्छी जजमेंट इस हवाले से मौजूद हैं। जो एक जजमेंट ये कह लें, एक सिनेरियो मौजूद है, वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि लगारी साहब हम देखते हैं कि स्पेशली क्रिमिनल साइड पे हम देखते हैं क्रिमिनल लॉ में कि जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, वो अक्सर ये करती है कि एक शख्स जो चले आप मंशियात की बात करें, मंशियात के केस में एक दफ़ा उसको पकड़ते हैं, हाँ जी, तो उसको ट्रायल फेस करता है, वो जब वो बाहर आता है तो अगली दफ़ा भी उसको थोड़े दिनों बाद किसी ना किसी केस में उठा, सर वो देखें किसी ना किसी केस, ये जब बात है किसी ना किसी केस में वो एक और क्राइम हो, सिर्फ इसी शुबे पर उठा लिया जाता है कि ये पहले इस मामले में सर देखें नहीं, पहले मुलविस वो एक अलग चीज़ है, पहले मुलविस था तो उसका तो ट्रायल भी हो गया। जब हम बात करते हैं ना किसी केस में उठा लिया, वो एक नया केस है। ठीक, लेकिन नया केस जनरेट किए बगैर अगर उसको उठा लेते हैं वो सर नहीं इस तरह ना वो उठा सकते हैं, नहीं इस तरह ना वो उठा सकते हैं कानूनी तौर पे, ना उनको उठाना चाहिए। तो अगर ऐसी सूरत हाल में अगर कोई शख्स अपने लिए रेमेडी चाहता है तो वो क्या सर ऐसी सूरत हाल में जब आईन पाकिस्तान ने आर्टिकल 13 के तहत उसका राइट प्रोटेक्ट कर दिया है तो वो चाहे वो हायर कोर्ट जाता है या लोअर कोर्ट की तरफ जाता है, तो कोर्ट्स बाउंड है उसको इस बात पर रेमेडी देने के लिए। शर्त ये कि दोबारा सजा होना तो दूर की बात है, उसका दोबारा ट्रायल ही शुरू किया
ट्रायल ही नहीं हो सकता उसका। ठीक, अब मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे, आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की, फ्रीडम ऑफ असेंबली की, तो जो हमारा आइन है वो मेरा ख्याल है तीसरी दफ़ा वजूद में आया। हाँ जी। सबसे पहले 56 में आया, हाँ जी। फिर 62 में आया, हाँ जी। फिर 73 में। ऐसे ही है। 62 में जब आइन आया तो उसके अंदर हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स जो थे उनको सस्पेंड कर दिया ऐसे ही गया था, है। और फिर 73 में उनको दोबारा से इंक्लूड किया गया। हाँ जी। ज़रा इसके हवाले में बैकग्राउंड आप बताइए। सर देखें, जो 62 के अगर मैं आइन की बात करूं, जो सबसे बड़ी कदगन लगाई गई थी वो एब्डो के तहत जो है सियासी लीडरान के ऊपर लगाई गई थी, इलेक्टोरल बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर। उसके बाद जब 73 का आइन आया तो उसके बाद जो है हमें उससे उसमें पहले से ये फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और जी, जी। फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है वो दोनों निकाल बिल्कुल दी। एग्जैक्टली। तो 73 के आइन ने इस बात को आके फिर इंश्योर किया कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ असेंबली, और इनको काफ़ी बेहतर तरीके से इंश्योर किया। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे ही आइन पाकिस्तान आया उसके बाद हालात बढ़े, तो जी, लेकिन जी, जी। चीज़ें ग्रेजुअली हम चल रही मुत्तफिक होती नहीं हो हैं। सके एग्जैक्टली तो हमारे- एग्जैक्टली। तो उस पर अगर मैं वही बात करूंगा, अगर हम पिछले 20 साल में देखें तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ असेंबली जो है जितना बेहतर तरीके से अमल में पाकिस्तान में आया शायद ही कभी आया हो। बिल्कुल। तो उसमें 1962 के जो आइन के जो नेगेटिव पॉइंट्स थे उन सबको एक तरह से निगेट करके उसको ख़त्म करके 73 के आइन ने बहुत सारे जो उस पर फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन भी है, फ्रीडम ऑफ असेंबली भी है, और भी बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको इंश्योर किया, और उसका ना सिर्फ सियासी लीडरान को भी फ़ायदा हुआ, आवाम को भी फ़ायदा हुआ। ठीक। ज़ैब साहब ये बताइएगा कि आसान अल्फाज में ये इन दोनों राइट्स को आप डिफ़ाइन कर दें, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन क्या है और फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या है? देखिए, फ्रीडम ऑफ असेंबली तो बड़ा एक सिंपल सा है कि विदाउट आर्म वेपन्स आप एक पीसफुल मकसद के लिए किसी भी जगह पे इकट्ठे हो सकते हैं। एहतजाज करना, एहतजाज भी पीसफुल एहतजाज हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता, आपका कानूनी हक है। जलसा करना, जलसा कर सकते हैं, जुलूस निकालना, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मजहबी जुलूस निकालना, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि हर चीज़ के लिए कानून ने आपको एक रास्ता दिया है कि आप अगर सर्टेन ये आपका राइट है कि आपको कोई इससे रोक नहीं सकता। नहीं रोक सकता, बिल्कुल ऐसा नहीं रोक सकता। लेकिन हम देखते हैं कि काफ़ी सारी बुनियादों की वजह से, मतलब कुछ चीज़ों पर देखिए पॉलिटिकल मोटिव्स तो हमेशा से एक्सेप्शंस तो हैं ना इसमें, Exceptions कि हैं, अगर political स्टेट motives ये रहे हैं। कंसीडर करती है कि आपके यहाँ इकट्ठे होने से कोई ख़तरा पैदा हो सकता है रियासत को या मुआशरे को या सोसाइटी को, तो स्टेट आपको इससे रिस्ट्रिक्ट सिंपल कर मैं सकती आपको एग्जांपल देता हूँ कि माल रोड के ऊपर तमाम किस्म के जलसे जुलूस वगैरह बंद किए गए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास इख्तियार है इस चीज़ का कि सर्टेन जो फैक्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ के ऊपर कदम लगाई जा सकती है कि एक स्पेसिफिक एरिया पे या क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक पोर्शन के तहत या एक स्पेसिफिक डेज़ के अंदर आप जो है अपनी जो आपकी मूवमेंट जो है या फ्रीडम ऑफ असेंबली है उसको थोड़ा लिमिटाइज करते हैं, सही। लेकिन आपका जो बेसिक राइट है उसको नहीं छीना जा सकता। ठीक। लगारी साहब ये बताइएगा कि अक्सर हम ज़ेब साहब की बात को आगे बढ़ाते हैं, जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है जी जी, ये किसी वजह से तो आपको रोका जा सकता ऐसे है ही कि है। जिसमें इंतशार का खदशा हो या बिल्कुल, कोई बिल्कुल। सिक्योरिटी का मामला हो, लेकिन जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में क्योंकि हमारे सियासी हालात अक्सर चेंज ही होते रहते हैं, जी जी, तो जब किसी सियासी जमात के ऊपर कोई वज़न डालना होता है या उसको रिस्ट्रिक्ट करना होता है, उसको बाउंड करना होता है, जी, तो जी। उसके जलसों के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है। ऐसे तो ही है। इस हवाले से क्या रेमेडी मौजूद है? देखें सर, इस हवाले से जिस तरह वही बात है कि जिस तरह आपने अभी बात की कि किसी सियासी जमात के ऊपर वज़न डालना होता है तो इस हवाले से पाबंदी लगा, बेसिकली वो एक छोटे छोटे डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटीज कहने के जो चल रहे होते हैं। तो सर इसमें जो मोस्ट इमीडिएट रेमेडी है मेरा इस सवाल का मकसद सिर्फ जी, इसलिए जी, था जी। कि मैं आम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके जो फंडामेंटल राइट्स जो आपको डिफाइन कर दिए गए हैं उससे रियासत भी पीछे नहीं हट सकती। ऐसे ही है, ऐसे रियासत ने उसको प्रोवाइड करना ही करना। उसी तरफ आ रहा हूँ सर, और कोर्ट्स इस चीज़ को इफेक्टिवली इंश्योर कर रही हैं सर। हमारे मीडिया पे ही रिपोर्टिंग भी हो रही है, सारा कुछ है, और कोर्ट्स इस चीज़ को इफेक्टिवली इंश्योर कर रही हैं कि किसी भी ऐसी मतलब असेंबली को, जिस तरह हम फ्रीडम ऑफ असेंबली की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिला वजह उस पर कदगन ना लगाई जाए कि उसके कोई अगर कोई उसके सियासी अवामिल हो। और सर इसके लिए जो पाकिस्तान की कोर्ट्स हैं वो इफेक्टिवली काम कर रही हैं, और कोर्ट्स का ही वो वाहिद रास्ता मौजूद है जहाँ पे जो है आप अपने इस राइट की अगर ये इन्फ्रिंज हो रहा है तो उसके हवाले से जा सकते हैं रेमेडी के लिए। आला इमरान साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि आम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जो फ्रीडम ऑफ असेंबली के ऊपर उनके लिए मसला बनता है ना, वो दफ़ा यानी सेक्शन 144 CRPC है। हर जगह वो लगा दी जाती है। इसमें एक बात समझने वाली है कि ये पंजाब ने अमेंडमेंट की थी, और ये 18वीं तरमीम के बाद जो एक ही CRPC में अमेंडमेंट हुई वो ये है
कि 7 दिन तक जो है ना, या 14 दिन तक हमारे डीसी साहब किसी भी शहर के तो लगा सकते हैं किसी भी ग्राउंड के ऊपर, लॉ एंड ऑर्डर हो सकती है, इमरजेंसी हो सकती है 144 पर। अगर हाँ 30 दिन तक लगानी होती है तो वो गवर्नमेंट की यानी कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही लगाई जा सकती है। एट द सेम टाइम थोड़ा सा यानी एक पॉइंट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब हमने बात ओरिजिनली स्टार्ट की थी ना, तो हमने स्टार्ट की थी विद रिगार्ड टू कि जी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट से। तो वहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि पहले समझें कि प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव में फ़र्क क्या है। जी ठीक। वो चीमा साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि लॉ हमेशा प्रोस्पेक्टिव होता है, स्टार्ट होता है और उसके बाद लगता है, और माजी की चीज़ों के ऊपर नहीं लगाया जा सकता अनटिल अनलेस स्पेसिफिकली जो है वो लॉ एम्पावर ना करे। अलबत्ता उसमें भी एक मामला है, वो ये कि कई लेजिस्लेशन ऐसी आती हैं जिनमें रिपीलिंग और सेविंग क्लॉज होती है। वो रिपील तो करती हैं पर सेव भी कर देती हैं, और वो ये भी कहती हैं कि कोई चीज़ अगर पिछले एक्ट के साथ मुतसादम नहीं है तो ये उसी के साथ तस्वर की जाएगी चलते हुए। जी ठीक। अब ये जो डबल जेपडी और रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है ना, इसके अंदर ये सिर्फ क्रिमिनल में नहीं है, ये सर्विसेज में बहुत ज़्यादा है। सही। कैसे एक बंदा है वो अदालत में जाता है, उसकी सर्विसेज का मैटर होता है, उसके बाद एग्जेक्टिव क्या करता है, वो एक प्रिंसिपल एक डॉक्टर यूज करता है जिसे कहता है लोकस पोनेंशियाई। कहते हैं जी वो गलती हो गई जी, वो जनरल क्लॉजेज एक्ट 1956 के सेक्शन 21 में है, और जो फेडरल का था 1897 का उसके गालमेंट सेक्शन 22 में है। तो उनके अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है कि हाँ अगर कोई भी बंदा कोई पावर उसके पास है टू मेक एन ऑर्डर, ही ऑल्सो हैज़ द पावर टू रिसेंड इट, अमेंड इट, ऑल्टर इट। तो उसको यूज करके सर्विस के केसेस में या बाकी मामलात में तो उससे दिए हुए राइट्स वापस छीन लेते हैं। ये भी रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट है, और उसके अंदर लबादा वो ओढ़ लेते हैं कानून का ही कि जी हमें तो जनरल क्लॉज एक्ट ने पावर किया हुआ है, हमें किसी स्पेशल लॉ ने पावर किया हुआ है। मगर उसके अंदर भी ये बात एक लिमिटेशन है। ये ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट है 2016 की, और उसके बाद फिर 2021 की सुप्रीम कोर्ट की उनकी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये लोकस पोनेंशिया तब अप्लाई नहीं कर सकता अगर किसी को राइट अक्रू हो गया हो। ठीक। तो रेट्रोस्पेक्टिव जो लॉ की एप्लीकेशन है वो सजा देने के लिए तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। सही। हाँ बेनिफिट दिया जा सकता है, और अगर किसी को बेनिफिट मिल गया हो तो रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेशन करके वो छीना भी नहीं जा सकता। ठीक। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो उस एस्पेक्ट से आते थे। ठीक। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि पहले हम बात कर रहे थे इलीगल डिटेंशन के हवाले से और फेयर ट्रायल के हवाले से। अब यहाँ पर आईन पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है हर शख्स को कि किसी भी शख्स की डिग्निटी को पामाल नहीं किया जा सकता, लेकिन हमने पिछले कुछ अरसे में देखा कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से बहुत सारे लोगों की डिग्निटी को पामाल किया, चादर चार दीवारी को पामाल किया गया। इस हवाले से आप क्या देखें सर, इस हवाले से जिस तरह अभी बहुत सारे इसमें सर बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि डिग्निटी को पामाल किया गया, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन आपका कह रहा है और आप ये किसी की डिग्निटी को नहीं पामाल कर रहे, आप आइन को ही पामाल कर रहे हैं बेसिकली, नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पे जो है अब अनफॉर्चुनेटली वो कुछ हालात इस तरह के हो गए थे जिसकी वजह से वो सारा कुछ हुआ। इसको किसी भी सूरत मतलब कानूनी तौर पे कम से कम इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन एक आम शख्स के लिए जी वो इसको कैसे कंसीव करे कि भाई मेरी क्या डिग्निटी है और मुझसे मेरे साथ क्या नहीं किया जा सकता, मैं ये चाहता हूँ कि आप आवाम को बताएं। सर किसी की मैं आसान अल्फाज में बात करूँगा कि किसी के घर पे आके जिस तरह पिछले दिनों जो हालात बने हैं कि जी उनके बच्चों को उठा लेना या उनके घर पे जो है ये वो आम प्रैक्टिस है हमारी। जी ये सर ये पुलिस की स्पेशली आम प्रैक्टिस सर ये बिल्कुल एक आइन की ही पामाली है। इस पे ना सिर्फ इनके अवाम के पास इसके पास जो है एक शख्स के खिलाफ FIR होती है, उसके बच्चों को, उसके बहन को, उसके फैमिली को उठा लिया जाता है सिर्फ इसलिए कि उसको पेश किया जाए। ऐसे ही है तो सर, ये सब गैर कानूनी सर, बिल्कुल गैर कानूनी, ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि सर मॉरली भी अगर देखा जाए तो आप सिर्फ जिस तरह आपने बात की कि उसके भाई को उसके बच्चों को उठा लिया जाता है, ये सिर्फ कमजोर तबके को इस तरह टारगेट किया जाता है। हालांकि आइन और कानून बनाया सिर्फ इसलिए जाता है कि जो पावरफुल लोग हैं उनसे कमजोर तबके को बचाया जाए। इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, हम कॉल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम रिमशा है और रावलपिंडी से मैं बात कर रही हूँ। मेरा एक सवाल है, वो मेरी बेटी क्योंकि हिजाब करती है और मैं भी हिजाब करती हूँ, लेकिन एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी चेन है, स्कूल चेन है, वहाँ पर मेरी बेटी को एडमिशन सिर्फ इस वजह से नहीं दिया गया क्योंकि वो हिजाब करती है प्रॉपर। उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट भी की
और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि मैं खुद भी वर्किंग लेडी हूँ। एक ऑफिस में रिसेंटली मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू भी क्लियर हुआ, लेकिन वहाँ पे मेरा भी रिजेक्शन हुआ सिर्फ इस बेस पे क्योंकि मैं हिजाब करती हूँ। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि इनके कानूनी पहलू क्या हैं, मैं किस तरह से मदद ले सकती हूँ कानून से। ठीक, बेसिकली आप बात कर रही हैं राइट टू रिलीजन के हवाले से, जो बुनियादी हकूक़ दिया गया, प्रोवाइड किया गया आइन पाकिस्तान में। आला इमरान साहब, आप इस पे इसमें जो इन्होंने अपने फैक्ट्स बताए ना, ये मुझे पिछले हफ्ते की इंडिया के अंदर ये बाकायदा एक वाक़या हुआ और उसकी एक जजमेंट है, और उससे पहले ये शबीना बेगम का केस है यूके का बड़ा मशहूर, वो भी सारा ये था। तो यूके के अंदर जो है ना वो क्योंकि कोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अलबत्ता वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है 1949 की बनी हुई, उसके मुताबिक जो है वो अपने मामलात को चलाते हैं HRA 1998 के बाद। अब उसके अंदर ना ये बाकायदा मामला हुआ कि एक लड़की थी, ये तो हिजाब कह रही, वो जलबाब पहनती थी, वो बुरके की एक किस्म होती है। तो वो लड़की जो है ना वो स्कूल के अंदर 14 साल की हुई, तो उसने कहा कि जी मैंने जलबाब पहन के आना है। तो स्कूल वालों ने कहा कि जी आप नहीं यहाँ पे आ सकती हैं पहन के, स्कूल का यूनिफॉर्म पहने और आ जाएं, हमारे स्कूल का एक यूनिफॉर्म है। तो उसने वो केस किया, तो स्कूल ने कहा कि जी यहाँ पे बाकी भी, क्योंकि यूके का केस था, वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी पढ़ते हैं और बच्चियाँ शलवार कमीज़ पहनती हैं, तो आप वो पहन के आएँ। उस लड़की ने केस किया, वो नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट जो थी हाई कोर्ट, वहाँ से हार गई, फिर वो कोर्ट ऑफ अपील में गई, वहाँ उसके हक़ में फ़ैसला हुआ, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड ने उसके खिलाफ फ़ैसला किया। सही। फिर वो जाने लगी थी यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट, तो उसके वकील ने रोक दिया कि ना जाओ, फ़ायदा कोई नहीं है। इंडिया के अंदर भी रिसेंटली भी ये मामला हुआ कि एक लड़की जो है वो नकाब लेके तो चाह रही थी कि मैं स्कूल जाया करूँ, कॉलेज जाया करूँ। तो जो उनकी हाई कोर्ट थी, मेरे ज़हन से निकल गया, गालबन मद्रास हाई कोर्ट थी, उसने ये हेल्ड किया वहाँ पे, और ये पिछले हफ्ते की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्कूल की पॉलिसी एक यूनिफॉर्म की होती है, तो उसकी डेरोगेशन के अंदर जो है ना वो हम अलाउ नहीं कर सकते, वो स्कूल की अपनी पॉलिसी है, वो कहीं पे फ्रीडम ऑफ या टू प्रोफेस रिलीजन जो है ना ये उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता। लेकिन इमरान साहब, यहाँ पे हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, लॉज के ऊपर बात कर रहे हैं। जी, ये तो हमारी तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और वैसे भी हमारा आइन जो है वो राइट टू रिलीजन देता है कि हर शख्स, कोई भी शहरी, वो अपने मजहब को जो है वो, इसी के ऊपर मैं आता हूँ यहाँ पे। अब फ़र्क क्या है, बेसिकली ये फैक्ट्स की सिमिलैरिटी की वजह से मैंने बताया। अब हम आते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर 27 और 28 दो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, और एक जो है वो पब्लिक प्लेसेस की एक्सेस पे, और एक सर्विसेज के अंदर जी। उसमें भी रेस, जेंडर, इवन अगर ये बुरके को छोड़े मिनॉरिटी होती है, ये कहती थी मैं मिनॉरिटी में हूँ और इसने मुझे जॉब नहीं देता, फिर हम क्या बात करते, तब भी यही बात थी। दोनों सूरतों में इवन फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन, आप किसी को रोक नहीं सकते, किसी की, हाँ किसी की पर्सनल मामला तो हो सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बिल्कुल इन पे कदर नहीं लगती, प्राइवेट सेक्टर में क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन आ जाते हैं। साथ किया जा रहा है, ऐसी डिस्क्रिमिनेशन की जा रही, तो इनके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, अगर तो ये टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है और ये उसको साइन करती हैं, देन शी हैज़ टू कंप्लाई विद इट। ठीक, क्योंकि ये अगर नहीं है तो इनको पूरा एक अपॉर्चुनिटी है ना करें जॉब, किसी और जगह चले जाएं। ये तो नहीं है कि मैंने इसी जगह पे जॉब करनी है, बच्ची को इसी स्कूल में एडमिशन लेके देना है, और मैंने जो यूनिफॉर्म है या मैंने जो कपड़े हैं वो भी अपनी मर्जी के पहनाने हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर होता फिर इनके राइट्स की इन्फोर्सेबिलिटी ज़्यादा होती, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने ये राइट्स इंश्योर करते हैं ना। यहाँ पे गवर्नमेंट का तो ताल्लुक नहीं है। एक बंदा है वो कहता है जी मेरे यहाँ पे अगर आपने आना है तो आप इस क्राइटेरिया को मीट करें, वो कहती हैं जी मैं मीट नहीं करना चाहती, तो ही इज़ नॉट बाउंड टू एम्प्लॉय हर। तो ये एक मामला मैं समझता हूँ कि इसके अंदर अगर उनको नहीं लगता तो इनके पास और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसको हम कोर्ट में नहीं लेके जा सकते इस ग्राउंड के ऊपर कि जी मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज हुआ। अच्छा, हमारे आइन के अंदर एक मौजूद है आर्टिकल जो ये प्रोवाइड करता है हर शख्स को कि वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो कहीं भी जा सकता है विद इन द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन इसका मतलब मेरा ख्याल है ये नहीं है कि अगर कोई चाहे कि मैं जाके वो न्यूक्लियर एसेट्स देखूं पाकिस्तान के, तो वो नहीं हो सकता। ज़रा इसको डिफाइन कर दें आप प्लीज़। सर देखें, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की भी जिस तरह अभी पहले हम चीमा साहब ने बात की, इमरान साहब ने कुछ एक्सेप्शंस की हमने पहले बात की, तो यहाँ पे भी उसी तरह के एक्सेप्शंस हैं। वही आप वाली बात कि ये नहीं हो सकता बंदा कराची से उठे जी कहे जी मैं जा रहा हूँ जी वो कहूटा जा रहा हूँ और मैंने वो न्यूक्लियर वेपन्स देखने हैं। आप बिल्कुल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपके पास है, लेकिन लिमिटेशंस में रह के। मतलब आप ये नहीं हो सकता कि आप किसी हसास मकाम पे कहें जी आप कोई अपनी रेमेडी तलाश कर रहे हो जी मैं हसास मकाम पे अंदर क्यों नहीं जा सकता। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। ठीक,
ले जी, जो आज के प्रोग्राम में हमने नाज़रीन कोशिश की कि आपको पाकिस्तान में मौजूद बेसिक फंडामेंटल राइट्स के बारे में आगाही फराम की जाए और आपको बताया जाए कि आपका आइन जो है वो आपको किस किस तरह के फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी हकूक़ फराम करता है। लेकिन हर जो आपको हकूक़ फराम किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में या आइन में, उसके साथ एक एक्सेप्शन ज़रूर मौजूद है, जो कि जैसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच आप कुछ भी बोल सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब आप फेक न्यूज़ की बात करते हैं, जब आप इंतशार फैलाने की बात करते हैं, जब आप नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये राइट नहीं मिलेगा, वहाँ पर आपके ख़िलाफ़ कानून अपना जो है रास्ता अपनाएगा। ऐसे ही तमाम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के हवाले से भी हमने कोशिश की कि आपको बताया जाए, राइट टू रिलीजन के हवाले से और हर किस्म की आपके जो है बुनियादी हकूक़ के हवाले से आपको कोशिश की कि आगाही फराहम की जाए। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।